morning students. So our next topic is Newton's law of gravitation. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फोर्स के बारे में कि फोर्स टेंशन का फोर्स पढ़ा था, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा था और ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट के पास मास हो तो उसको दूसरा ऑब्जेक्ट अपनी तरफ खींचता है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। इसको छोड़ दो, अर्थ की तरफ होगा अट्रैक्ट। कोई भी चीज़ ऊपर से जब नीचे की तरफ आती है, क्यों? क्योंकि अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगाती है और उस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसका एग्जांपल हम देखा था कि हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में सारे के सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहे हैं सर्कल में। तो सर्कल में जब घूमते तो कौन सा फोर्स लगता है? दैट विल बी डिस्कस्ड। सर्कल में जब घूमता है तो उसमें फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंटर में जब कोई भी चीज़ घूमती है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमने ये पढ़ा था कि एक रिक्वायरमेंट होती है, उसको पूरा कौन करते हैं। जैसे यहाँ पे जो ले रहे हैं एग्जांपल सन का ले रहे हैं प्लेनेट का, तो यहाँ पे सन और प्लेनेट के भी पास मास है, तो मास के कारण कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। जब एक पत्थर को हम रस्सी से बांध के गोल गोल घुमाते हैं तो उस टाइम कौन सा फोर्स उस टाइम भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट कौन पूरी करता है? टेंशन का फोर्स करता है, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? जैसे अर्थ खींच रही है किसी भी चीज़ को, तो कितने फोर्स से खींच रही है? क्योंकि फिजिक्स में हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। तो वो चीज़ हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कितना होता है। तो वो चीज़ बताई थी न्यूटन ने। अब न्यूटन ने जो एक्सपेरिमेंट ये बताया था, एक्सपेरिमेंट करके उसने भी पीछे जैसे और साइंटिस्ट थे, काफ़ी साइंटिस्ट आए थे, उनसे मतलब स्टडी करके फिर उसने बताया था। जैसे न्यूटन से पहले एक साइंटिस्ट आया था केपलर। तो केपलर ने भी 3 लॉ दिए थे, ठीक है। केपलर के 3 लॉ हैं जो हम पढ़ेंगे इसमें। तो उन लॉ से किया स्टडी। उससे पहले एक साइंटिस्ट और आया था टाइको ब्राही। कोपरनिकस, ठीक है। तो ऐसे ये साइंटिस्ट है। उन साइंटिस्ट ने, अब इससे पहले एक और था गैलीलियो, ठीक है। ये कुछ साइंटिस्ट जैसे कोपरनिकस ने ये बताया था कि सन बीच में होता है और उसके चारों तरफ सारे प्लेनेट घूमते हैं। अब गैलीलियो के पास टेलीस्कोप था, ठीक है। गैलीलियन टेलीस्कोप जिसको बोलते हैं। टेलीस्कोप काम क्या होता है? दूर की चीजों को पास करके देखना। तो गैलीलियो ने क्या किया था कि वो जैसे स्टार वगैरह थे, इनकी जैसे पोजीशन वगैरह देखता था कौन सा स्टार कहाँ पे, उसकी हेल्प से। अब टाइको ब्राही ने भी टेलीस्कोप की हेल्प से, ठीक है, ये उसका स्टूडेंट था गैलीलियो का। उसने क्या किया कि उसने मतलब जैसे हमारा जो पूरा वो है सोलर सिस्टम, उसको वो किया, स्टडी किया उसने। जैसे कोई प्लेनेट है उसकी पोजीशन देखी और लिख दी उसने डायरी में, ठीक है। पोजीशन कैसे देखेंगे? जैसे एक स्टार हमें दिख रहा है तो कि कितने एंगल दिख रहा है? 60 डिग्री पे। अगले दिन देखा 61 डिग्री पे, ठीक है। ये 0 डिग्री और ऊपर हम देखा 60 डिग्री। तो ऐसे उसने पोजीशन देखी कई स्टार की, जैसे मून की और काफ़ी जो प्लेनेट है सबकी देखी और वो लिखता गया, ठीक है। उसने मतलब इतनी चीज़ें लिख दी कि एक कमरा भर दिया उसने लिख लिख के, मतलब डायरी में। अब लेकिन उसने कुछ बताया नहीं, ठीक है, क्योंकि उससे पहले वो एक्सपायर हो गया। तो उसने कुछ बताया नहीं, उसने सिर्फ लिखा। अब उस चीज़ को केपलर ने पढ़ा, यानी उसका लिखा हुआ किसने पढ़ा? केपलर ने। तो केपलर ने उन सबको पढ़ के 3 लॉ दिए अपने। और केपलर के बाद आया न्यूटन। अब न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने इन सब ने जो लिखा था, ठीक है, उन चीज़ों को पढ़ा और उन चीज़ों को पढ़ के उसने ये लॉ दिया था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? तो इट स्टेट्स दैट the force is directly proportional to product of the two masses, ठीक है। जैसे दो मास हमने लिए, उनके बीच ग्रेविटेशन फोर्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। अब जैसे ये 2 मास हैं तो इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स, लेकिन वो इतना कम है हमें दिखता नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। हमें कब दिखता है?
कि जब मासेज बहुत ज़्यादा बड़े हो, जैसे ये हो गया और अर्थ इसको कीजिए, तो अर्थ एक बहुत बड़ा मास है, इनमें से एक भी मास अगर बड़ा हो गया, दो मासेज के बीच अगर फोर्स कैलकुलेट करें तो दोनों मासेज में से एक भी मास बड़ा हो गया तो वो फोर्स हमें दिखता है, अदरवाइज हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, तो दो मासेज हमने लिए, ये मास है m1 और ये एक मास है m2 और इनके बीच डिस्टेंस है r। ये तो न्यूटन ने बताया कि ये जो फोर्स है, इनके बीच का जो फोर्स है, अब ये मास इसको खींचेगा इस साइड और ये खींचेगा इस साइड, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स है। अगर हल्के मास होंगे तो उनके बीच में फोर्स इतना कम होगा कि वो हमें दिखेगा ही नहीं। ठीक है, बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर मान लो भारी मास होंगे, जैसे एक अर्थ हो गया और एक और कुछ और हल्का उसमें हो सकता है, एक मास भारी उसमें होना चाहिए, तो वो फोर्स हमें दिखता है। तो उसने बताया न्यूटन ने कि ये फोर्स इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ये पहले मैंने बताया था कि एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, मतलब ये रिलेशन बताता है। ठीक है, डायरेक्टली का मतलब कि m1 और m2, जैसे m1 की वैल्यू है 4 kg, m2 की वैल्यू है 2 kg, तो 4 × 2 8 आ गया। अब m1 को हमने 5 कर दिया और उसको 2 रख दिया, तो 5 × 2 10 हो गया, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन बढ़ गया, इनका मल्टीप्लिकेशन बढ़ गया तो फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ कैसा है उनके बीच में है रिलेशन, यहाँ पे डायरेक्टली है इनका रिलेशन। ठीक है, तो डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि एक क्वांटिटी, मतलब जो साइन हमने लिया है उसके लेफ्ट में जो क्वांटिटी वो बढ़ेगी तो राइट साइड में जो क्वांटिटी वो भी बढ़ेगी। ठीक है, m1 m2 जैसे, या यही बोल सकते हैं कि इस मास को बढ़ा दे या इसको बढ़ा, जैसे हमने m1 लिया और m2 लिया, इनके बीच हमने फोर्स देखा, फिर हमने m1 m2 को बढ़ा दिया, एक को बढ़ा दिया किसी को, तो फोर्स भी बढ़ गया इनका। ठीक है, तो ये रिलेशन बताता है। अब ये नहीं पता कितना बढ़ेगा, ठीक है, वो चीज बाद में इसमें आएगी। तो पहला द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस। सेकंड, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली मतलब इनवर्स, अब इनवर्स रिलेशन होगा, इनवर्स मतलब एक अगर इंक्रीज होगा तो दूसरा उसका इनवर्स डिक्रीज होगा। ठीक है, डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि एक इंक्रीज होगा दूसरा भी इंक्रीज होगा, तो द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of the distance between two masses, मतलब इनके बीच जो है डिस्टेंस उसके इनवर्सली होगा प्रोपोर्शनल। तो इसका इनवर्सली मतलब नीचे आएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो r है डिस्टेंस उसका स्क्वायर, तो ये सेकंड हो गया। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा, क्यों? क्योंकि इनवर्स है इनका बीच का रिलेशन। तो अगर डिस्टेंस डबल करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि 2 इसको 2 कर देंगे, 2r तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 टाइम। अगर डिस्टेंस 3 टाइम्स कर देंगे तो 3 का स्क्वायर, फोर्स 9 टाइम्स हो जाएगा। डिस्टेंस 4 टाइम्स कर दी, ठीक है, तो फोर्स 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स हो जाएगा। तो ये रिलेशन है, उसने बताया था न्यूटन ने कि फोर्स डायरेक्टली इक्वल टू m1 m2। इसका मतलब ये पता चल गया हमें कि फोर्स किस किस पे करता है डिपेंड, प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस, और इनवर्सली होता है किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। ठीक है, तो ये कंक्लूजन उसने निकाल, जो बाकी जो साइंटिस्ट ने जो लिखा था। अब ये इक्वेशन आ गई, अब दोनों को कंबाइन हम कर देते हैं इनको। ठीक है, अब कंबाइन कर देते हैं दोनों को। तो कंबाइन जब करेंगे तो ये आएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आज के यहाँ लिख देंगे कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों हमने करके कंबाइन। तो कंबाइन करेंगे तो फिर डायरेक्टली टू m1 m2 अपॉन r², जो न्यूमरेटर में था न्यूमरेटर में आ गया, जो उसमें डिनोमिनेटर में आ गया। अब ये डायरेक्टली यहाँ पे ये जो है इसके अंदर ये साइन, ये यहाँ सिर्फ रिलेशन बताता है। ठीक है, क्या रिलेशन ये बताता है कि मास बढ़ाओ तो फोर्स क्या होगा? फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, जैसे हमने पीछे देखा, डिस्टेंस बढ़ाओ तो फोर्स क्या होगा? कम। लेकिन कितना कम होगा? तो उसके लिए हमें इसको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, और फॉर्मूले के अंदर क्या होती है? इक्वेशन, और इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है, तो हम यहाँ पे इक्वल का साइन यूज करेंगे। तो इसमें हमें वो ध्यान रखना, जब भी इक्वल का साइन यूज करें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाए, तो उसके लिए हम कांस्टेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसको हटाने के लिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट यूज करते हैं g, बाकी आगे सेम रहेगा g m1 m2 अपॉन r²। देखो फिर से
ये जो इक्वेशन थी, सॉरी ये फॉर्मूला है, इक्वेशन नहीं, इक्वेशन में तो इक्वल का आता है साइन, इसमें ये साइन क्या बताता है, सिर्फ रिलेशन। क्या क्या रिलेशन बता रहा है कि मास बढ़ाओ तो फोर्स बढ़ेगा, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ाओ तो फोर्स कम होगा, कितना कम होगा या कितना बढ़ेगा, ठीक है, ये चीज हमें नहीं पता। वो चीज हम कैसे बताएंगे, जब इक्वेशन फॉर्म, क्योंकि इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तभी तो हमें ये पता चलेगा। तो इक्वेशन बनानी, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन हमें ये काफी जगह काम आएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं, इक्वल का साइन रखते हैं और फिर एक कांस्टेंट यूज कर देते हैं। तो यहाँ हमने कांस्टेंट यूज किया G(m1m2/r²), तो ये फॉर्मूला आ गया फोर्स का, ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे ये G है, ये क्या है, वेयर कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट। और यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी वैल्यू कहीं पे भी नहीं होती चेंज, ठीक। और ग्रेविटेशनल क्योंकि ये किस में आ रहा है, ग्रेविटेशन के फॉर्मूले में आ रहा है, इसलिए बोलते हैं। और इसकी वैल्यू होगी कितनी, अब ये वैल्यू होती है इसकी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब यूनिट क्या बनेगी इसकी, इस फॉर्मूले से देख लो, यहाँ पे F इज इक्वल टू G(m1m2/r²), तो यहाँ पे देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो यहाँ पे आ गया G(m1m2) इज इक्वल टू F इंटू r²। G(m1m2) की 1 के साथ हो गया, F इंटू r², F(r²) हो गया। अब G की हमें निकालना फॉर्मूला, तो F(r²)/m1m2। अब यूनिट देखो इसकी क्या बनेगी, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, r क्या है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस की क्या होती है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, और मास की क्या होती है केजी, और इसकी मास की कितनी, दूसरे की केजी, तो कितना आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी इंटू केजी कितना हो जाएगा केजी स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, और केजी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा केजी की पावर -2। तो ये इसकी होगी यूनिट, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमने बनाया, हमने क्या किया, जी को ले लिया एक साइड में, बाकी जितने भी चीजें उनको दूसरी साइड ले लिया। ये फॉर्मूला है, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, आर क्या है डिस्टेंस क्या होगी मीटर, और मास की केजी, और इस मास की केजी, तो केजी स्क्वायर हो गया, तो क्या बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, और केजी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो केजी की पावर -2 हो जाएगा। तो ये बन गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होगी ये जी, F इज इक्वल टू G(m1m2/r²). तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें देखो ये G की वैल्यू ये कैसे आई, ठीक है, ये हमने कैसे पता किया, इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम इफ m1 और m2 दोनों 1 kg ले ले, जो हम मास ले रहे हैं, जैसे हमने 2 बॉल ले ली एक kg की, ठीक है, ये 2 बॉल ले ली, इसका मास भी कितना है 1 kg, और इसका मास भी है 1 kg, और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो भी कितनी ली हमने 1 मीटर। इफ m1 m2 इज इक्वल टू 1 kg एंड r इज इक्वल टू 1 मीटर, तो ये पुट कर दो इस फॉर्मूले में, देन F इज इक्वल टू G, m1 भी 1 है, m2 भी 1 है, और r भी कितना है 1, इसका स्क्वायर, तो F की वैल्यू कितनी आ गई G, यानी फोर्स किसके इक्वल होगा G के इक्वल होगा। तो हमने फोर्स कैलकुलेट किया, तो वो फोर्स आया कितना, इतना आया 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन, ठीक है। इससे हमने G की वैल्यू निकाल ली। देखो कैसे कि हमने 2 बॉल ली ये 1 kg की, डिस्टेंस इनके बीच में कितनी रखी 1 मीटर, ठीक है। तब हमने फोर्स कैलकुलेट किया, वो फोर्स कितना आया, वो फोर्स आया 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। तो उस टाइम फोर्स किसके इक्वल होगा G के इक्वल, ठीक है, तो वही G की होगी वैल्यू। क्लियर है कि दो ऑब्जेक्ट लिए एक kg के, उनके बीच हमने डिस्टेंस 1 मीटर रखी, तो उनके बीच में हमने फोर्स देखा, वो फोर्स आया 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन, ठीक है। तो वही फोर्स किसके इक्वल है G के इक्वल, क्योंकि ये सब चीजें 1 लेते हैं हम, तो F किसके इक्वल होता है G के, और F उस टाइम कितना है ये 6.67 10⁻11, तो वही होगी किसकी वैल्यू G की वैल्यू होगी, ठीक है। तो लिखो इसमें, ये लिखने के बाद इसमें नोट करना, ये लिखने के बाद when two masses of 1 kg each, when 2 masses of 1 kg each are placed 1 meter apart, when 2 masses of 1 kg each are placed
are placed 1 meter apart, are placed 1 meter apart, then the force between the two masses is, then the force between the two masses is, the force between the two masses is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton. Then force is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन. ठीक है, यही फोर्स होगा उस टाइम. तो अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस जैसे 1 मीटर ली है. अब इसमें तो जैसे ये हमने लिए थे मास, कैसे पॉइंट मास थे, तो पॉइंट मास में हम आर लेंगे, डिस्टेंस को कहाँ से कहाँ ले लेंगे, वो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट. लेकिन जैसे ये बॉल है तो इस बॉल में तो काफी सारे पॉइंट है, ये काफी सारे पॉइंट है, ये इसमें भी काफी सारे पॉइंट. तो डिस्टेंस आर हम कहाँ से कहाँ लें. ठीक है, तो ध्यान रखना है डिस्टेंस जो आर लेनी है हमें वो सेंटर टू सेंटर लेनी है. ठीक है, जैसे सर्कल है तो उसका सेंटर और दूसरा सर्कल उसके सेंटर पे. अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, सेंटर, सेंट्रोइड होता है. ठीक है, ट्राइंगल शेप में अगर मास तो उसमें ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, तो ये इसका सेंटर आ गया. ठीक, और दूसरा भी ट्राइंगल है तो उसमें ये लाइन और ये लाइन, तो इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर के जो डिस्टेंस उसको हम आर लेंगे. ठीक है, जैसे स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर के अंदर भी एक सेंटर होता है, ये सेंटर और ये सेंटर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे. ठीक है, तो हम तो इसमें ध्यान रखना कि आर हमें कहाँ से कहाँ लेनी है, सेंटर टू सेंटर लेनी है. ठीक है, तो इसमें ये और लिख लेना नोट बना के. The distance between two masses is taken from center of mass. ठीक है, सेंटर ऑफ मास मतलब कि जो मास लिया है उसका सेंटर. तो ये इसमें हमें ध्यान रखना है. और इस फॉर्मूले के अंदर जैसे जी की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे 2 kg का मास है. ठीक है, जैसे इसके बीच और इसके बीच मास, इसके बीच और इसके बीच हमें फोर्स कैलकुलेट करना है. तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसका मास देख लेंगे, इसका मास देख लेंगे, पुट कर देंगे हम वैल्यू. ठीक है, अब देखो जैसे मैंने बताया कि ये जो फोर्स है इनके बीच का मतलब ये, जैसे इसके पास मास इसके पास है, लेकिन ये अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि वो फोर्स बहुत कम है. ठीक है, कैसे हम पुट करते हैं वैल्यू इसमें, जैसे हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं वैल्यू. यही देखो इसमें अभी हमने लिया था कि जब 1 kg का मास लिया तो 1 kg और डिस्टेंस कितनी रखी थी 1 मीटर, तो फोर्स कितना आया था 6.67 into 10 to the power 11, यानी कि ये हो गया फोर्स 6.67 into 10 to the power minus 11 को जब हम नीचे लेंगे क्या हो जाएगा 10 to the power 11, तो ये हो गया 6.67 upon 10 to the power 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो हो गई. तो ये आएगा कितना, ठीक है, इतना न्यूटन फोर्स आएगा अगर इस चीज को हम लिखें. तो ये फोर्स क्या हो गया, बहुत कम हो गया, 0.00000067 न्यूटन. तो इतना कम फोर्स होता है वो हमें ऑब्जर्व नहीं होता. लेकिन अगर मान लो एक मास इसमें बड़ा हो जाए, जैसे एक मास जैसे इसमें से M2 या M1 में से कोई मास बड़ा हो जाए, तो ये फोर्स इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हमें वो दिखता है. जैसे एग्जांपल ये डस्टर और अर्थ के बीच का फोर्स, तो डस्टर का मास ये पुट कर दिया हमने यहाँ पे M1 की जगह, डस्टर का मास पुट कर दिया हमने 200 ग्राम. ठीक है, अर्थ का मास कितना है 6 into 10 to the power 24 kg, तो 10 to the power 24 kg, तो इतना मास बढ़ गया कि फोर्स अपने आप बढ़ गया है. ठीक है, जैसे एक 1 kg का मास ले लेते हैं. क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन से करते हैं इसमें. इफ ए 1 kg मास is placed on surface of earth, then what is the force between earth and this mass. ठीक है, अर्थ और इस मास के बीच में कितना फोर्स है, तो हमने
ये अर्थ बना, ये अर्थ है और इसके ऊपर ये मास ये रखा है, ठीक है, क्योंकि अर्थ के कंपेरिजन में मास बहुत छोटा है, ठीक है, थोड़ा और बड़ा इसमें बना देते इसमें कैलकुलेशन पर्पज के लिए। तो ये यहाँ पे रखा है, ये अर्थ का सेंटर हो गया। तो डिस्टेंस हमें कहाँ से कहाँ लेनी है, सेंटर टू सेंटर, तो ये सेंटर और ये सेंटर, ठीक है। तो ये 1 kg इसके कंपेरिजन बहुत छोटा है, ये हो गया, ये है 1 kg मास और ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे फोर्स निकाल, तो फोर्स कैसे निकालेंगे, F इज इक्वल टू जी m1 m2, ये फॉर्मूला है। तो जी की वैल्यू हमें पता है, वो कांस्टेंट रहेगी 6.67 10 टू द पावर -11, ठीक है, क्योंकि उस कांस्टेंट का नाम ही क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो 6.67 10 टू द पावर -11 m1, ठीक है, m1 मास कितना है 1 और m2 मास कितना है, m2 है मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ होता है, ठीक है, ये दिया हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया तो ये याद करना है, 6 × 10 टू द पावर 24 kg होता है। तो ये पुट कर देंगे 6 × 10 टू द पावर 24 kg अपॉन डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितनी है ये, ठीक, और ये क्या है, ये है रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, ये आर ई क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6.4 × 10 टू द पावर 6 मीटर, ठीक है, यानी कि 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर होती है जो अर्थ की होती है रेडियस, ठीक है। तो बहुत बड़ी होगी अर्थ हमारी, तो 600 किलोमीटर को हम उसमें करेंगे मीटर में, तो इसमें 3 जीरो हो गए, मीटर हो गया। इसको फिर उसमें करेंगे 64 × 10 टू द पावर 5 मीटर, ठीक है, साइन इसको 6.4 × 10 टू द पावर 6 मीटर भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 10 से डिवाइड कर दिया और 10 से इसको कर दिया मल्टीप्लाई, तो 10 से डिवाइड कर दिया, क्या बन गया 6.4, और ये 10 से मल्टीप्लाई किया 5 था, और एक 10 और आ गया 6 हो गया, यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ आर कितना है, ये आर ई का स्क्वायर, तो रेडियस कितनी है ये 6.4 × 10 टू द पावर 6, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गया। देखो और फिर से जी की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और m1 मास कितना है 1 kg, m2 कितना है अर्थ है, क्योंकि एक मास तो ये है और एक क्या है पूरी अर्थ है। अब डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, सेंटर टू सेंटर, तो ये तो क्या है उसके कंपेरिजन, अर्थ के कंपेरिजन में 1 kg मास, एक छोटा सा पॉइंट है, तो इससे लेके इस तक की डिस्टेंस, ये अर्थ का सेंटर है, तो ये क्या होगी, ये यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ होगी, ठीक है। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है 6400 किलोमीटर, यानी 6.4 × 10 टू द पावर 6 मीटर, तो इसका हो गया स्क्वायर। अब सोल्व करते हैं इसको, तो 6.67 की कर देते मल्टीप्लाई 6 के साथ, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 40.02, इसकी और इसकी हमने मल्टीप्लाई कर दी, बच गया 10 टू द पावर -11 और 10 टू द पावर 24, तो -11, देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो ऐड कैसे होगी, -11 और +24 कितना आएगा 13 आ जाएगा, ठीक है, एक है -11 एक है 24, तो क्या आ जाएगा 13, नीचे 6.4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 6.4 का स्क्वायर हो जाएगा 40.96 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 12, तो ये आएगा 40 पॉइंट, जैसे ये पॉइंट से पॉइंट इसमें हट जाएंगे, तो 4002 अपॉन 4096, और 10 की पावर 13, और ऊपर जाएगा ये 12, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -12, जैसे नीचे तो कितना है 12 और ऊपर जाएगा -12 हो गया, तो ये आएगा 4002 अपॉन 4096, और यहाँ पे 10 देखो, यहाँ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो 13 और -12 ऐड करो, 13 - 12 तो कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 आएगा, तो ये इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई, तो 40020 अपॉन 4096, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके देख लेंगे, ये आएगा 9.77 के आसपास, इतना फोर्स होगा 9.77 न्यूटन, तो ये फोर्स ज्यादा है, ठीक है। पहले वो कितना आ रहा था 1 kg में 0.000067, और ये कितना आ रहा है 9.77 न्यूटन, ये ज्यादा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक मास क्या हो गया अर्थ हो गया, इसलिए ये फोर्स हमें दिखता है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, इसके ऊपर एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन सोल्व करके देखना, जैसे मैंने ये क्वेश्चन सोल्व किया ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करके उसमें देखना, फर्स्ट मतलब एक्सरसाइज है उसी के अंदर मिल जाएंगे क्वेश्चन ये, ठीक है। तो इसको एक बार खुद से करके देखना इस फॉर्मूले को, और जे की वैल्यू याद इसमें होनी चाहिए 6.67 10 टू द पावर -11,
ठीक है, जैसे कई में ये दिया होता है यहाँ पे राउंड ऑफ करके 6.7 दे देते हैं, ठीक है, एक डिजिट तक, क्योंकि यहाँ पे 7 है तो राउंड ऑफ करेंगे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन सोल्व करके देखना एक्सरसाइज में जो दिए हुए। थैंक यू।